स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम बेसलेसिक फलन के बारे में पढ़ेंगे। बेसलेसिक फलन को पढ़ने से पहले हम अवकलनीयता, सीमा, सातत्य के बारे में जानेंगे। पहली बात, सम्मिश्र चर क्या होता है वो जानते हैं। ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के किसी उपसमुच्चय से मान ग्रहण करता है उसे सम्मिश्र चर कहते हैं। यानी ऐसा चर है कि वो जो संख्याओं के मान ग्रहण करता है वो सम्मिश्र संख्याओं का कोई उपसमुच्चय वहां से मान ग्रहण करता है। सम्मिश्र फलन क्या होगा? एक सम्मिश्र चर W किसी दूसरे सम्मिश्र चर Z का एक फलन कहलाता है यदि किसी दिए गए प्रांत D से Z के प्रत्येक मान के संगत W का एक या अनेक निश्चित मान प्राप्त हो। मतलब Z के प्रत्येक मान के लिए W का एक या अनेक निश्चित मान प्राप्त होते हों। फलन की सीमा, माना फंक्शन ऑफ Z एक मानी है तथा Z बराबर Z0 की एक प्रतिवेश में मतलब परिभाषित है। फलन परिभाषित तब एक संख्या L फंक्शन ऑफ Z की Z बराबर Z0 पर सीमा कहलाएगी यदि प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान हो के फंक्शन ऑफ Z और L के अंतर का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो, जबकि आपका Z माइनस Z0 यानी Z और Z0 का डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से छोटा है। सातत्य, माना सातत्य किसे कहेंगे? माना फलन है फंक्शन ऑफ Z है, एक समृद्ध परिबद्ध प्रांत D में परिभाषित है, तब फंक्शन ऑफ Z D के किसी बिंदु Z0 पर संतुष्ट कहलाता है यदि किसी भी स्विच चयनित एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान है कि फंक्शन ऑफ Z माइनस फंक्शन ऑफ Z0 यानी फंक्शन ऑफ Z और फंक्शन ऑफ Z0 के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि आपके Z और Z0 का डिफरेंस का मॉडुलस आपका डेल्टा से छोटा है। और मॉडुलस है तो निश्चित रूप से मॉडुलस आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है। अवकलनीयता, अवकलनीयता ये आपकी जो सीमा, सातत्य और अवकलनीयता की परिभाषा है सेम वैसे ही है जैसे आपने रियल नंबर के लिए पढ़ा है। वही परिभाषा आपके कॉम्प्लेक्स चर के लिए है, सम्मिश्र चर के लिए। तो सम्मिश्र तल के किसी प्रांत D में परिभाषित एक मानी फलन फंक्शन ऑफ Z के D के किसी बिंदु Z0 पर अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट डेल्टा Z टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ Z0 प्लस डेल्टा Z माइनस फंक्शन ऑफ Z0 के बटे में आपका डेल्टा Z हो, ये अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए, यानी इसका मान एक ही आना चाहिए चाहे डेल्टा Z शून्य की तरफ किसी भी मार्ग से या वक्रपथ से अग्रसर हो, यानी वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। डेल्टा Z शून्य की तरफ बढ़े किसी भी मार्ग से, तब आपका ये मान जो है यूनिक आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए, मतलब सभी परिस्थितियों समान आना चाहिए। अब देखो फंक्शन ऑफ Z बराबर Zn प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो फंक्शन ऑफ Z डैश परिभाषा लगाएंगे, लिमिट डेल्टा Z टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ Z प्लस डेल्टा Z माइनस फंक्शन ऑफ Z बटा डेल्टा Z, Z प्लस डेल्टा Z का घात n माइनस Zn बटा डेल्टा Z, लिमिट डेल्टा Z टेंडिंग टू 0। आपका ऊपर देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो Z की घात n, Z की घात n कट जाएगी, क्या रह जाएगा n Z की घात n माइनस 1 प्लस डेल्टा Z के बटे में 2 n माइनस 1 Z की घात n माइनस 2 प्लस सो ऑन और पद आएंगे, और फिर डेल्टा n माइनस 1 Z आएगा लास्ट में। और आपका जैसे आप डेल्टा Z टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो आपके ये सॉरी ये डेल्टा n माइनस 1 जो है घात के पूरे पे है, डेल्टा Z की पूरी पावर है, एंड डेल्टा Z के मान सारे जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पास जीरो आपका रह जाएगा ये n Z की घात n माइनस 1। ये जो है आपका अद्वितीय रूप से विद्यमान है। फंक्शन ऑफ Z आपका बराबर Zn है, आ जाएगा ये, मतलब फंक्शन ऑफ Z आपको दे रखा है Zn, तो n मतलब फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय तथा आपका जो अवकलज आया वो आपका आया n Z की घात n माइनस 1। वैशलेषिक फलन की परिभाषा क्या है? वैशलेषिक फलन किसे कहेंगे? फलन फंक्शन ऑफ Z किसी बिंदु Z0 पर वैशलेषिक फलन है कहलाता है यदि फंक्शन ऑफ Z Z0 के कम से कम एक नेबरहुड में यानी प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। यानी आप
किसी फलन को किसी बिंदु z0 पर वैसला से फलन कहोगे यदि फंक्शन ऑफ z उस बिंदु के कम से कम एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए, मतलब पूरे नेबरहुड में वो अवकलनीय है, तो वो वैसला से फलन कहलाएगा। वैसला से फलन के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? भाई कोई फलन कब हम कह सकते हैं कि वो वैसला से फलन है? तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध तो ये है कि फलन फलन है फंक्शन ऑफ z बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में वैसला से होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉची रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, ये आवश्यक शर्त है। यानी आपका कोई फंक्शन है, उसके u और v दो वास्तविक काल्पनिक भाग हैं, u और v अगर CR इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो वो फलन वैश्लेषिक होने के लिए आवश्यक है, मतलब ये, यानी इसका मतलब आवश्यक का मतलब ये है कि आपका अगर फलन आप ये मान लो कि वो वैश्लेषिक है तो उसके जो वास्तविक काल्पनिक भाग हैं वो कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखें हम मान लेते हैं पहले कि फंक्शन ऑफ जेड एक डी प्रांत में वैश्लेषिक फलन है, तब डी के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन ऑफ जेड का अवकलज अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अतः फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी के लिए फंक्शन ऑफ जेड का अवकलज आएगा वो लिमिट डेल्टा डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड बटे डेल्टा जेड बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। अब ये देखो z प्लस डेल्टा जेड का मतलब है कि आपके जो चर x और y है उनमें भी x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y होगा, तो आप x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y i v x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई ये आपने रख दिया, मतलब हाँ ये फंक्शन ऑफ जेड की जगह ये रख दिया और उसमें जब आपने डेल्टा जेड का परिवर्तन किया तो हमने एक्स और वाई दोनों में परिवर्तन कर लिया। बट डेल्टा जेड यानी डेल्टा जेड मतलब जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो उसमें हमने डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई डेल्टा वाई रख लिया। पर डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो का मतलब है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। वास्तविक जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो होती है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों ही जीरो होते हैं। ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है, ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है चाहे डेल्टा जेड किसी भी वक्रपथ के अनिर्दिष्ट शून्य को अग्रसर होता है, क्योंकि आपका फलन कैसा है वैश्लेषिक है। भाई वैश्लेषिक है, हमें कौशी रीमान समीकरण निकालने हैं। तो देखो अब आपको डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, यहाँ डेल्टा जेड है, एक्स पर एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तब आपका क्या होगा डेल्टा जेड तो होगा डेल्टा एक्स के बराबर तथा डेल्टा वाई आपका होगा जीरो किस पर एक्स अक्ष पर। तो फंक्शन ऑफ जेड का डैश हम निकालते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड बटी डेल्टा जेड। अब आपको डेल्टा बाई तो जीरो है, तो आपका देखो ये आ जाएगा यू जो आपने पहले वो परिभाषा में लिखा हुआ था वो आपका ये है जहां आपका डेल्टा बाई हुआ है जीरो सभी जगह से, तो आपका ये बन गया बराबर नीचे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई माइनस यू एक्स बाई बटे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा आयोटा वाले टर्म ये और ये दोनों ले ली वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई माइनस वी एक्स बाई बटे डेल्टा एक्स बराबर आपका ये आ गया डेल्टा डेल यू बटे डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स, ये आपका आ गया। अब देखो अगला है कि आपका मार्ग जो है वो बदल जाता है, मार्ग जो है डेल्टा जेड का वाई अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो, अगर डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है तो आपका डेल्टा जेड हो जाएगा, क्यों डेल्टा एक्स तो जीरो है, तो आपका क्या रहेगा डेल्टा जेड में, भाई डेल्टा जेड है क्या डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स तो जीरो हो गया तो आपका डेल्टा जेड किस बराबर होगा आयोटा डेल्टा वाई। तो फंक्शन ऑफ जेड का डैश बराबर जीरो, यानी आपका ये जो है वो जीरो के बराबर, मतलब ये आपका है ये जीरो नहीं है यहाँ, ये इसके मतलब फंक्शन ऑफ जेड की हमने परिभाषा लगाई है, ये जीरो नहीं है, यहाँ से हटा ले से। अब वो आप रखोगे आप ये, क्योंकि डेल्टा एक्स आपका जीरो तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स था वहां डेल्टा एक्स का मान नहीं आएगा और नीचे भी आपका डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई था, सभी जगह से आपका डेल्टा एक्स हट जाएगा, तो आपके जो आपने फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ जेड की आपका डैश निकाल रखी थी पहले जो परिभाषा लगाई थी उसमें आप डेल्टा एक्स को हटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई बटे आयोटा वी वाई बराबर लिमिट डेल्टा बाई टेंडिंग टू जीरो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई बटे आयोटा डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई बटे डेल्टा वाई
ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपका है y के सापेक्ष आंशिक अवकलज, और ये क्या है आपका y के सापेक्ष b का आंशिक अवकलज, और नीचे आपका एक आई ये रह गया। तो आप देखो ऊपर नीचे आई से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा डेल यू डेल वाई के साथ ये। अब फंक्शन ऑफ जेड तो अद्वितीय रूप से विद्यमान है, दोनों मार्गों से जो आप आए हैं वो जो फंक्शन ऑफ जेड डैश का मान आया है वो दोनों तरफ से समान आना चाहिए। दोनों तरफ से समान आएगा तो सेकंड और थर्ड में जो आपके समीकरण है ये आप इनमें दोनों में जो है मान बराबर होंगे, तो आप दोनों की तुलना करोगे। दोनों की तुलना करोगे तो दोनों से जो मान आए देखो, ये डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स बराबर डेल वी डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू डेल वाई, इसकी तुलना करोगे, वास्तविक काल्पनिक भाग बराबर करोगे तो आपका आ जाएगा डेल यू डेल एक्स बराबर डेल वी डेल वाई, और ये डेल वी डेल एक्स बराबर होगा माइनस डेल यू डेल वाई। मतलब डेल यू डेल वाई जो है ना आपको ये बराबर होगा डेल वी डेल एक्स के बराबर। माइनस माइनस में लगाना पड़ेगा, माइनस है ना ये। अब आप देखें कि ये आपने आवश्यक सिद्ध कर दिया। आवश्यक का मतलब ये था कि आपका प्रश्न अगर बैचलर सीखे तो कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये आवश्यक होता है। मतलब उसके अगर कोई आपने दे दिया, कोई दे रखा है आपके लिए फलन फंक्शन ऑफ जेड आपका बैचलर सीखे, तो वो कॉची रीमान समीकरण को उस प्रांत में संतुष्ट करेगा। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि आपको कोई कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है, वो कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो वो फंक्शन है कि आपका बैचलर से हुआ। ऐसी स्थिति में वो कंडीशन अभी क्या कहलाएगी, पर्याप्त प्रतिबंध कहलाएगी। तो देखें कि डब्ल्यू आपका देख रखा है फंक्शन ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में वैसलेस होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि यू और बी आंशिक अवकलज, यू और बी के आंशिक अवकलज संतत होने चाहिए तथा निम्न कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। यानी आपका डेल यू डेल एक्स बराबर डेल वी डेल वाई तथा डेल यू डेल वाई बराबर होगा आपका माइनस डेल वी डेल एक्स। ये है तो आपका फलन जो है वो बैचलर से हुआ। तो अब देखें u और b के आंशिक अवकलज संतत हैं तथा कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ये हमने दिया हुआ है। तो डेल्टा u हम निकालते हैं। डेल्टा u आपको क्या होगा, u का u के चरों में परिवर्तन माइनस पहले u का जो मान था u x y, मैंने आपने x और y में परिवर्तन किया, डेल्टा x का और डेल्टा y का। उसके बाद आपका क्या मान आया u का, और उससे पहले u का क्या मान था x y का वो घटाया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है ना आपका u एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब इसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, मतलब इस तरफ तो जोड़ा और यहाँ ये घटाया, तो ये बन जाएगा आपका क्या, फंक्शन ऑफ जेड तथा फंक्शन ऑफ जेड डैश ये संतत हैं, आप ये दे रखे हैं है ना, ये संतत हैं। तो देखें फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड आपका ये आएगा फंक्शन ऑफ जेड का डैश डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन डेल्टा जेड। माध्यमान प्रमेय लगाई है हमने, माध्यमान प्रमेय से आपका ये माना गया, ये होता है माध्यमान प्रमेय से। या आप अवकलज की परिभाषा लगाएं तो वो उसका मतलब भी यही आता है, ठीक है ना। तो माध्यमान प्रमेय, परंतु डेल यू डेल एक्स तथा डेल यू डेल वाई संतत है, अतः अब क्या आएगा, ये जो आपने यहाँ ये आप ये निकाला और ये देखो क्या बनेगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई का मतलब आएगा बराबर आपका बनेगा किसका अवकलज बनेगा, अगर देखो डेल्टा एक्स नीचे होता है तो आपको बनता है ये डेल यू डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन वन। लिमिटिंग पोजीशन में मतलब लिमिट हटाएगी तो आप जिससे अवकलज की परिभाषा जैसे लगाया ये होगा आपका, ठीक है ना। यू इसका डिफरेंस ऐसे ही ये आपका हमने क्या है डेल यू डेल एक्स में ईटा वन का परिवर्तन हुई और एप्सिलॉन वन का और ईटा वन का अंतर मान लिया, जहां आपका एप्सिलॉन वन और ईटा वन जीरो की तरफ टेंड होंगे, जबकि आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का आपके जीरो की तरफ टेंड हो। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपके आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब फर्स्ट में आपने ये लिखा यू जो परिभाषा यू लिखा यू के मान, और ये हमने यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई दोनों तो जोड़ा और घटाया, और सेकंड में आपका ये पहले वाले टर्म से हमने ये लगाया अवकलज की परिभाषा जैसे लगाई, और इस सेकंड वाले के लिए लगाई, तो हमारे बन गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे आपका डेल्टा यू आ गया, ये आ गया डेल यू डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन वन कोष्टक में डेल्टा एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस ईटा वन डेल्टा वाई बराबर आपका बन गया डेल यू डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल यू डेल वाई डेल्टा वाई
प्लस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स प्लस ईटा वन डेल्टा वाई। इसी प्रकार आपका डेल्टा वी बन गया डेल वी डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस ईटा टू डेल्टा वाई। डेल वी डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा टू डेल्टा वाई। 5 एप्सिलॉन टू टेंडिंग टू जीरो ईटा टेंडिंग टू जीरो, जबकि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो तथा डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, डे एप्सिलॉन टू टेंडिंग टू जीरो डी ईटा टू टेंडिंग टू जीरो, जबकि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो तथा डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। कि अगर आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो तो आपके ईटा टू और एप्सिलॉन टू भी जीरो की तरफ टेंड होंगे। ठीक है, ये आपने कैसे निकाला, देखो आपने डेल्टा बी जैसे आपने यू के निकाले ना, ऐसे ही आपका डेल्टा बी के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यू के ऐसे डी के निकल के आ जाएंगे। तब आपको डेल्टा डब्ल्यू बनेगा डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी का मान रखने पर आपका ये होता है डेल्टा डब्ल्यू। आपने ये मान रखे दोनों जगह। आपने डेल यू, अब देखो कॉसी रीमान समीकरण हम लगाएंगे यहाँ पर। कॉसी रीमान समीकरण जो है कि डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल्टा बी डेल एक्स, ये तो है। अब यहाँ कॉसी रीमान समीकरण लगाते हैं। यहाँ डेल यू बटे डेल वाई है ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डेल यू बटे डेल वाई की जगह क्या होता है, होता है माइनस डेल बी डेल एक्स, और डेल बी डेल वाई की जगह होगा डेल यू डेल एक्स, ये रख देंगे। इसकी जगह हम पर डेल बी डेल वाई तो सही है आपका, ये गलत है। मतलब हम क्या है डेल इस जैसे बनाना चाह रहे हैं, है ना। और इस डेल बी डेल एक्स की जगह हम रख देंगे क्या, डेल बी डेल एक्स की जगह माइनस, तो ये आपका आ जाएगा दोनों जगह बन जाएगा डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल बी डेल एक्स। ये देखो ये हमने लिख लिया पहले डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। तो दोनों जगह से हमने ये कॉमन लिया डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल बी डेल एक्स। देखो पहले वाले में पहला वाला था वो सही है बिल्कुल, ये इसे चेंज कर लेंगे एक्स की टर्मों में, तो आपको ये आ जाएगा। और ये आपको कोष्टक में रहेगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, यहाँ बन जाएगा प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। ठीक है, डेल यू बटे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स का हमने कॉमन लिया तो डेल्टा जेड बन गया ये तो। और ये आपका एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। इसीलिए लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा जेड, आप इस डेल्टा जेड को इधर ले गए डेल्टा डब्ल्यू के बटे में और लिमिट ली, तो आपका ये बन जाएंगे देखो डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स, और ये दोनों टर्म हो जाएंगे एप्सिलॉन ईटा की वजह से जीरो। तो फंक्शन ऑफ जेड का डैश यानी डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा जेड का मतलब क्या है, डब्ल्यू का डैश, डब्ल्यू क्या है फंक्शन ऑफ जेड है, तो उसका डैश आ गया डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी डेल एक्स। अब ये कैसा है, जो अद्वितीय रूप से विद्यमान है, फंक्शन ऑफ जेड जो है डैश, ये आपका अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अतः फंक्शन ऑफ जेड प्रांत डी के में वैश्लेषिक फलन है। परिणाम दिए गए प्रतिबंध को ये जो आप पर्याप्त है। कॉसी रीमान समीकरण ध्रुवीय रूप होता है आपका डेल यू बटे डेल आर बराबर एक बटे आर डेल बी डेल थीटा। डेल यू बटे डेल, अगर आपने यू का आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो आपका पॉजिटिव रहेगा और बराबर में आएगा एक बटे आर डेल बी डेल थीटा। अगर आपने डेल यू का थीटा के सापेक्ष किया तो बराबर में आएगा आपका माइनस डेल बी बटे डेल आर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कौशी रीमान समीकरण जो आपने प्रूव कर दिया कि पर्याप्त के लिए तो ये है कि अगर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं और यू के और वी के आंशिक अवकलज जो है प्रथम कोटि के वो आपके संतत हैं, तो वो फलन जो है मतलब आपका लिखा है उसके कैसा होगा, वैश्लेषिक होगा। और ये कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होना जो है आवश्यक शर्त भी है। ठीक है,